बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 3 फोर्सेस एंड मोशन का टॉपिक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, लीनियर मोमेंटम का। और हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम इसका पार्ट नंबर सेकेंड डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने दो आज पॉइंट्स डिस्कस करने। एक हमारे पास इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द थर्ड पार्ट इज कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट हमारे पास जो था वो था न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम। तो वो तो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स स्टूडेंट कहते हैं, अगर हम आम अल्फाज में कहे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बॉडी के ऊपर जो है फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, और वो फोर्स ह्यूज अमाउंट का हो, ठीक है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स हो, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन वो बहुत ज्यादा कम हो। फोर्स जो है बहुत हाई है, मींस उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी जो एक्टिंग की ड्यूरेशन या मींस वो जो एक्ट कर रहा है फोर्स, वो ड्यूरेशन बहुत कम है। तो आप खुद सोच ले स्टूडेंट, अगर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स है और उसको बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है, तो उसका जो अफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो उस अफेक्ट को जो इस फोर्स और इस कम ड्यूरेशन की वजह से आता है, उसको फिर हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं? इम्पल्स का नाम देते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम डिफिनीशन की तरफ आए, कि इम्पल्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड इम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स और कितने टाइम के लिए वो फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को फिर हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं? इम्पल्स का नाम देते हैं। मींस द फोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच फोर्स एक्टिंग। इज इट क्लियर? तो इसको फिर स्टूडेंट हम नाम देते हैं इम्पल्स। अच्छा, ये जो इम्पल्स है स्टूडेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि फॉर एन एवरेज फोर्स एक्टिंग फॉर टाइम डेल्टा टी, द इम्पल्स जे इज गिवन एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एवरेज फोर्स है एक्टिंग फॉर टाइम डेल्टा टी, वो जो है टी टाइम के लिए जो डेल्टा टी टाइम के लिए जो है वो एक्ट कर रहा है, तो फिर हमारे पास जो इम्पल्स जे होगा वो किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट? कि जे इज इक्वल टू एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा ना हो कि आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट समझे, ये सिंपल जस्ट मल्टीप्लीकेशन का साइन है। आम मैथमेटिक्स जो हम मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले लीनियर मोमेंटम में हमने बात की mv, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ एवरेज डेल्टा टी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसके दरमियान क्रॉस लगाएं, ऐसा ना हो कि आप इसमें कंफ्यूज हो कि दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, दिस इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास एफ, चलो ठीक है, ये तो वेक्टर है, लेकिन टी हमारे पास क्या है? वो जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर है। तो स्केलर और वेक्टर का आपस में हमारे पास किसी किस्म का क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अगर स्टूडेंट यहाँ पे फिर इस ये जो इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट, इस इक्वेशन में दो चीजें हैं, एक हमारे पास है फोर्स और दूसरा हमारे पास डेल्टा टी। तो मतलब कि ये जो इम्पल्स है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे हाउ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि लेट हमारे पास जो एक फोर्स है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है ना, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अच्छा, अब ये जो है हम टाइम 2 सेकेंड्स के लिए जो है अप्लाई करते हैं, 2 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करते हैं। 100 न्यूटन फोर्स है और हम सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। ये पूरा का पूरा फोर्स, ड्यूरेशन कितना है? 2, बहुत कम है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इम्पल्स होगा जे, ये हमारे पास कितना होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 200, और जो है इसकी यूनिट हमारे पास होगी न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना, 200 न्यूटन सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने ड्यूरेशन बहुत कम किया है, लेकिन उसका जो फोर्स है वो बहुत हम हाई ले रहे, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा रहे, तो इसका जो इफेक्ट है वो कितना है? 200 न्यूटन। अब अगर हम देखें, इसी इफेक्ट को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स बहुत कम है, लेकिन उसकी जो एक्टिंग टाइम है, मींस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको अगर हम बढ़ाएं तब भी इतना ही इफेक्ट पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कि F इज इक्वल टू हमारे पास जो है, मैं फोर्स को बहुत ज्यादा कम कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 20 न्यूटन कर लेता हूँ, 20 न्यूटन, यहाँ पे 100 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स कम हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर मैं क्या कर लेता हूँ?
ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेता हूं, लेट्स सपोज इसको मैं 10 सेकेंड कर लेता हूं, 10 सेकेंड, तो अगेन अगर हम इम्पल्स देखें तो फिर भी हमारे पास कितना होगा, 200 न्यूटन सेकेंड। तो इन दोनों केसेस से, इस एग्जांपल से हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे पास जो अफेक्ट होगा वो सेम हो सकता है, डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर कि फोर्स अगर ज्यादा है और टाइम कम है तो वही अफेक्ट हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर फोर्स कम है तो हमें टाइम को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो टाइम जब इंक्रीज होगा तो उतना ही अफेक्ट फिर भी हमारे पास आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ये फोर्स, यहाँ पे मैंने एवरेज इसलिए लिया है कि हमारे पास फोर्स जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन कि वो कौन सा हम एग्जांपल, किस किस्म का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे फोर्सेस में चेंज आ रही होती है, तो लेट्स इसलिए हम जो यहाँ पे फिर क्या लेते हैं स्टूडेंट, एफ एवरेज लेते हैं। अच्छा, इसके अगर हम नेचर जो है वो डिस्कस करें कि इसका नेचर क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसमें एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर है, मीन सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास क्या वेक्टर है। तो ऑब्वियसली इसका जो नेचर होगा वो भी वेक्टर ही होगा। तो हम कहते हैं कि इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इंपल्स की भी होगी, और यही बात हमने यहाँ पे भी की है। एंड इस डायरेक्शन इज सेम इज दैट ऑफ द एवरेज फोर्स, कि जितना हमारे पास इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन स्टूडेंट हमारे पास इंपल्स का भी होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो कि स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। फोर्स उसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन और टाइम की यूनिट हमारे पास है सेकेंड, तो हमारे पास SI यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट, अब जो ये यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इस इंपल्स का, कि कहाँ पे जो है हम इसको, या कहाँ पे हमें इसका अंदाजा हो जाता है हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एब्रॉप्ट जो है बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल ये बता दूं कि जैसे कि हम किसी हैमर से, हथौड़े से जो है किसी कील को ठोंकते, कील को, ठीक है ना, तो जब हम कील को ठोंकते हैं तो हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन वहां पे जो कांटेक्ट आता है कील और हथौड़े का, वो बहुत कम ड्यूरेशन में होता है, बहुत कम, तकरीबन लेस देन सेकंड भी हो सकता है, लेस देन सेकंड होता है ऑलमोस्ट, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने उस ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स की जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है बहुत ज्यादा कम करे, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो इम्पल्स यहाँ पे जो इम्पल्स आएगा वो फिर हमारे पास क्या हो गया, इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स को हम बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है देखे क्रिकेट मैच में फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी खड़ा हुआ है और वो जब हिट लगाता है तो यहाँ पे जो वो बैट चलाता है वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ चला रहा है, लेकिन वहां पे जो बॉल उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। तो जब कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है तो आप बॉल देख सकते हो कि वो बॉल कहाँ पे जो है 158 मीटर का जो है वो फिर वो चक्का लगा लेते हैं और ग्राउंड से बाहर बॉल चला जाता है। तो मतलब क्या हुआ, क्या हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब हमें करना क्या चाहिए, हम कैसे जो है, क्योंकि ये तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा हमारे पास जो है ये क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल, और इन्हीं इम्पल्स से फिर हम खुद को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही फर्स्ट क्रिकेट का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना, क्रिकेट में फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा प्लेयर्स को, जब वो फॉर एग्जांपल एक बंदा हिट लगा लेता है, शाहिद अफरीदी ने हिट लगाया फॉर एग्जांपल, अब जो है जो कैचिंग वाला पर्सन वहां पे जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है वो जो कैच कर रहा है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो जब कैच हम पकड़ते हैं, और ये जो ये बेस्ट वे भी है कैच करने की। अब आप कहेंगे कि आप जो बड़ा कोच बनते जा रहे हो कि आप कैच की जो है प्रैक्टिस भी करवा, लेकिन मैं आपको जस्ट फिजिक्स के रूप से बताता हूँ कि अगर आपने कैच सही तरीके से करना है, कि आप कहें कि इम्पल्स जो है वो कम हो और अच्छी तरीके से कैच हो, तो जब आप कैच करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साथ वो हाथ को नीचे ले आते हैं, अपने हाथों को वो नीचे ले आते हैं। वो क्यों नीचे लाते हैं? इसलिए अगर हम हाथों को वही पे पकड़े रखें तो फिर होगा क्या, क्योंकि जब वो बॉल हिट करता है आपके हाथों को तो आपके हाथों को हर्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, वो आपके हाथों से निकल जाता है तो कैच ड्रॉप हो जाता है। तो एक और बात है कि ड्रॉप होना अलग बात है, लेकिन वो आपके हाथों को क्या कर सकता है, हर्ट कर सकता है, क्योंकि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत ज्यादा कम होता है
और फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम जो है अपने हाथों को इस तरह नीचे कर लें तो वो जो कांटेक्ट टाइम है वो हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो जब आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो फिर हमारे पास जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। वो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने टाइम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर लिया, और फिर वो आपके हाथों को हर्ट नहीं करता और आप इजीली केच में पकड़ लेते हो। एक दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है जंप लगा रहा है ऊपर से, ठीक है ना। जंपिंग का एग्जांपल मैं बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो ऊपर से जंप लगा रहा है। अब अगर आप जो है यहाँ पे सीमेंट फ्लोर है, ठीक है ना, इज इट क्लियर, अगर वो उसके ऊपर जंप लगाएगा या उसके ऊपर गिरता है तो होगा क्या, उसको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है ना। चोट क्यों लगती है, क्योंकि हमारे पास जो है जब वो फोर्स आ रहा है या ऊपर से जो वो गिर रहा है तो वो डायरेक्ट जो है उसका इफेक्ट आ जाता है। लेकिन आप लोग ने अक्सर अभी जो ओलंपिक्स गेम जो है वो स्टार्ट हो गए, उसमें जो है गेम होता है जो ऊपर से जो है नीचे की तरफ जो छलांग लगाती है, या एक वो लंबा सा जो बांस वो पकड़ के जो इस तरह भागता है और फिर वहां पे आगे ऊपर छलांग लगाता है, हाइट जो है वो लगाते हैं, जंप लगाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, नीचे आप लोगों ने देखा वो क्या पड़े होते हैं, फोम पड़े होते हैं। अब वो फोम क्यों लगाते हैं, अगर इस फोम की जगह इसी तरह सिंपल फर्श होता, मींस ये सीमेंट फ्लोर होता, तो फिर क्या होता, उस बंदे की हड्डियां टूट जाती। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने फोम लगाया वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि फोम जो है जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते तो वो क्या हो जाते हैं, प्रेस हो जाते। जब वो प्रेस होता है तो वहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है जो बहुत ज्यादा था, इंपल्स बहुत ज्यादा हाई था, तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं, फोम लगाते हैं। इसलिए जो है हम अगर फॉर एग्जांपल ऊपर से आप जंप लगा दो, तो अगर हम सैंड के ऊपर जंप लगाएं, सैंड फ्लोर है ना, सैंडी फ्लोर, तो उसका इफेक्ट जो है वहां पे फिर भी कम होगा, बिकॉज वहां पे सैंड में क्या हो जाता है, सैंड में जो है वो इंसान नीचे की तरफ चला जाता है। समझ आ रही है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप जंपिंग का फिनोमेना है तो वहां पे हमें चाहिए कि या तो फोम रखे या कोई इस तरह का जो है फ्लोर हो जिसमें जो है या प्रेस होने की जो है वो क्या हो, क्वालिटी मौजूद हो। इज इट क्लियर। ये सेकंड। थर्ड एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सीडेंट जो होता है ना, अक्सर जो आजकल के जो गाड़ियां न्यू, उसमें क्या होते हैं, वो सेफ्टी जो बैग होता है, सेफ्टी बैग। अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल जिन गाड़ियों में सेफ्टी बैग्स नहीं होते तो उसमें क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाते तो उस बंदे की जो है डायरेक्ट स्टीयरिंग के साथ मुंह लग जाती है, सीना लग जाए, तो उसकी जो है बहुत सत्यानाश हो जाता है, मींस बहुत ज्यादा जख्म आ जाता है। लेकिन अगर वो सेफ्टी बैग से ईयर बैग जिसको हम कहते हैं, तो वो जब एक्सीडेंट कर देते और वो ईयर बैग ओपन हो जाता है तो ईयर जो है वो प्रेस हो जाता है। तो जब आप उसके साथ जो है मींस एक्सीडेंट के दौरान अल्लाह ना करे कभी एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन फिर वो क्या होता है जब आप उसके साथ हिट होते हो, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा एब्रप्ट होता है ना, कोलिजन जो आती है ना, तो आपका फेस या आपका सीना जो है, चेस्ट, वो क्या हो जाता है, उन ईयर के ऊपर प्रेस हो जाता है। तो वहां पे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो आपके जो है वो हर्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। तो ये सारे जो है मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि हम इस इंपल्स को कैसे जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंपल्स बढ़ता जाता है कहीं पे हमें जरूरत भी पड़ती है कि इंपल्स ज्यादा हो, लेकिन जाहिर बहुत सी जगहों पे जो कि इस तरह के मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमें चाहिए कि इंपल्स जो है हम कम कर ले। फोर्स का ड्यूरेशन वो फिर हम कैसे कम कर सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम इंक्रीज, क्योंकि अगर हम फोर्स को कम करेंगे, फोर्स को अगर हम कम करेंगे, बात जगहों पे हमें फोर्स ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है कि आप फोर्स को कम कर, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट है तो वहां पे तो आप बॉल का फोर्स कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई थ्रो करे तो आप फोर्स कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ऊपर से जंप लगा रहे हो, वहां पे तो आप फोर्स कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो आएंगे ही जमीन की तरफ। तो वहां पे फिर हम क्या चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम इंक्रीज करें, ताकि इस इंपल्स का इफेक्ट फिर क्या हो, कम हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम में आप देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये टाइम है, टाइम इनिशियल और टाइम फाइनल, ठीक है ना। कि यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल वो फोर्स हिट होना शुरू हो गया या कांटेक्ट है, और यहाँ पे जो यहाँ पे वो कांटेक्ट खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और आप देखें जितना ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम होता जाता है उतना ये इंपल्स या जो फोर्स है वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। जितना आप इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह खींचूं तो फिर ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं उसका फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको और भी इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल आप इसको और भी इंक्रीज करते हो तो हो सकता है ये इतना हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे कि हम किसी चीज को खींचते तो ये ऊपर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा,
डिक्रीज होता जाएगा ना, क्योंकि हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपने ये बात ध्यान, तो ये जो है हमारे पास ये तो मैंने ऊपर लाइनें लगाई है, लेकिन खैर मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारे पास डायग्राम था ये किस चीज का, इम्पल्स का जो है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखो यहाँ पे हमने बात की कि इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा मैं अब इस इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम का जो है यहाँ पे हम मैथमेटिकल लिखते हैं कि इम्पल्स कैसे जो है चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ रिलेशन में आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने क्रिकेट का एग्जांपल बताया, क्रिकेट में कि फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी वो छक्का मारता है ना, तो अगर मास कम है, जिस तरह हमारे पास टेनिस बॉल होती है उसका मास कम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। सिमिलरली अगर हम मास को इंक्रीज कर लें, अगर कोई एक ऐसी चीज हो जिसका मास बहुत बड़ा है, तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी का आपस में जो है वो रिलेशन आ रहा है, मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा है। और हमने इससे पहले बात की कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या है, मास और वेलोसिटी का आपस में प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं ना। तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो वहां पे उसके साथ जो है इम्पल्स, उसमें भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है इन दोनों का आपस में यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कि इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब जो है हम इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम का जो है मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं और उसका आपस में रिलेशन चेक करते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। नाउ स्टूडेंट, हम जो है इन दोनों इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम का जो है रिलेशन चेक करते हैं कि आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो देखो स्टूडेंट, एज वी नो दैट, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा कि G इज इक्वल टू एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आल्सो वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हमने उसमें बात की कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पढ़ा है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम एवरेज डिस्कस करते हैं, एफ एवरेज, तो यहाँ पे भी मैंने एफ एवरेज लिया है कि एफ एवरेज न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम का जो हमने आपस में रिलेशन देखा था, तो उसमें हमने ये इक्वेशन निकाला हुआ है कि ऐसे ना हो कि फिर आप कहें कि सर ये आपने कहाँ से लाया है। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको आप मस्त देखें, उसमें हमने बात की थी कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास आ गया एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा, अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इसे एवरेज की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 इंप्लाइज J इज इक्वल टू एफ एवरेज की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से स्टूडेंट ये डेल्टा टी और डेल्टा टी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। हमारे पास आ जाएगा कि J इज इक्वल टू डेल्टा पी, J इज इक्वल टू डेल्टा पी मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो हेंस द इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब ये स्टूडेंट एक एमसीक्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है कि द चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम, फोर्स, या जो ये एक और ऑप्शन उसमें आ जाएगा। तो आपने ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे पास इम्पल्स है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, सिंपल मोमेंटम के बराबर नहीं है स्टूडेंट, आपने ध्यान में रखो। तो ये एमसीक्यूज एक कवर हो गया। कल में एमसीक्यूज में हमारे पास क्या था कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस चीज के बराबर है, फोर्स। लेकिन आज की इस टॉपिक में हम क्या करते हैं कि जस्ट ओनली चेंज इन मोमेंटम किस चीज के बराबर, स्टूडेंट, इम्पल्स के बराबर है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस मैथमेटिकल फॉर्म का, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम जो है इस टॉपिक का थर्ड टर्म जो है या थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन स्टूडेंट, बिफोर कि हम ये टॉपिक डिस्कस करें उससे पहले हम एक टर्म डिस्कस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेशन, अलग तरह, अलग। अब इसका मतलब क्या है, इसमें ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सिस्टम है, सिस्टम हमारे पास कैसे बनता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या कलेक्शन ऑफ बॉडीज जिसके हमारे पास क्या बाउंड्रीज हो वगैरह, तो लिमिटेशन हो, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिनके दरमियान जो पार्टिकल्स या बॉडीज या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो इस सिस्टम से बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका इंटरेक्शन क्या हो, कम हो एज कंपेयर टू इंटरेक्शन विद ईच अदर। आपस में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो और जो आउटसाइड के साथ इंटरेक्शन हो, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, वो क्या हो, कम हो। हमारे पास प्रैक्टिकली 100% कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन हम जो उसको इमेजिन करते, कंसीडर करते कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हमारे पास जो है
इंटरनल जो इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है वो क्या हो, ग्रेटर हो एज कम्पेयर टू द एनवायरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम थर्मस फ्लास्क की बात करते हैं ना, जिसमें हम वो चाय वगैरह डालते हैं, तो क्या होता है कि उसमें हमारे पास वो एक आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि उसमें उसके ऊपर जो है एनवायरमेंट का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होती, या अगर जो इफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। तो उसको फिर थर्मस फ्लास्क जो होता है ना, जिसमें हम चाय रखते हैं ज्यादा टाइम के लिए, वो हमारे लिए क्या गर्म क्यों रहती है, क्योंकि उसका एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू इंटरेक्शन विद ईच अदर। दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज द थर्मस फ्लास्क इज कंसीडर्ड एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बट हुज इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट आउटसाइड द कलेक्शन हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन देयर मोशन। कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है ना, इस तरह मैंने अभी बताया थर्मस फ्लास्क का, कि उसमें जो हमारे पास पार्टिकल या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं उसका आपस में इंटरेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है वो नॉर्मली नेग्लिजिबल होता है। इज इट क्लियर? क्योंकि थर्मस फ्लास्क के अंदर जो हम कहते हैं ना कि उसके अंदर जो है वो हम या उससे एनर्जी जो है बाहर नहीं आती, या गर्म जो है वो हमेशा उसमें जो है वो चाहे गर्म रहती है, लेकिन आपने देखा होगा वो हमेशा के लिए गर्म नहीं रहती है। आफ्टर 1 आवर्स 2 आवर्स या 3 आवर्स जो है उसमें फिर क्या हो जाते हैं, स्लोली उसमें वो जो है वो ठंडे होते जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, इस तरह नहीं कि नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। तो ऐसे सिस्टम को स्टूडेंट फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और ये हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करने, तो उसके लिए जो हम सिस्टम लेते हैं वो हम आइसोलेटेड सिस्टम ही कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट जिस तरह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, इस तरह हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट ना कर रही है, उसका इफेक्ट जो है क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना, तो उस टाइम उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। मींस जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, या हम कहते हैं देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम, या हम कहते हैं टोटल मोमेंटम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो अब यहाँ पे देखो, जिस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है या उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, जाके यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा कि नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन, तो वो कौन सा सिस्टम होगा स्टूडेंट, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, इस बात को इसका हम प्रूफ करते हैं। देखो स्टूडेंट, सिंस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने बात यही की ना कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट कौन से सिस्टम पे नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम पे। तो हम लिखते हैं कि इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब एज वी नो दैट, अगेन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो अक्सर स्टूडेंट फिर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये आपने ये फार्मूला कहाँ से लाए हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इससे पहला वाला जो लेक्चर है जिसमें हमने न्यूटन सेकेंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम का जो है हमने जिक्र किया है, तो उसमें हमने इसको प्रूव किया है कि एफ एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। प्लीज आप जो है उस लेक्चर को मस्ट देखें, क्योंकि उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं वो फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर उसको जो है प्रूफ करना टाइम को जो है वो, या जो वीडियो का लेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्टूडेंट फिर बोर हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले वाले लेक्चर में है, तो वहाँ पे उसमें डिटेल में मौजूद है, तो वहां से आप देख सकते हो। सो एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब देखो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट दैट कि एफ नेट दोनों एक साइड पे कैंसल, तो ये हमारे पास ये सेम है, तो दूसरी साइड भी इक्वेशन के जब एक साइड सेम होते हैं दूसरा साइड भी आपस में सेम हो जाते हैं। हमारे पास डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किस चीज के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर हम डेल्टा टी को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, मींस अगर हम लिखे कि जीरो मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा स्टूडेंट, जीरो आएगा ना। तो हमारे पास डेल्टा पी किस चीज के बराबर हो जाएगा, जीरो। अब स्टूडेंट डेल्टा पी किस चीज के बराबर है, डेल्टा पी स्टूडेंट बराबर है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। तो इस डेल्टा पी की जगह फिर हम ये पुट करने जा रहे हैं कि दस द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। यहाँ पे डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज मोमेंटम कितना है, जीरो, मतलब कि मोमेंटम में किसी किस्म का कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा पी की जगह मैं लिख रहा हूँ पी एफ माइनस पी आई, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब इस पी आई को उस साइड पे शिफ्ट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू पी एफ या पी एफ इज इक्वल टू पी आई। मतलब कि लीनियर जो इनिशियल मोमेंटम है ये बराबर है फाइनल मोमेंटम का,
इन अदर वर्ड्स पी इज कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आपने ध्यान में रखना होगा कि ये पॉसिबल है तब जब हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम हो, और हम जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो वहां पे जो हम सिस्टम कंसीडर करेंगे वो आइसोलेटेड सिस्टम को ही कंसीडर करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसके साथ जो है ये टॉपिक खत्म हो जाते हैं, लीनियर मोमेंटम। इसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था कि लीनियर मोमेंटम और सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ का आपस में रिलेशन हमने चेक किया था। सेकेंड में फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास इम्पल्स आया था एंड चेंज इन मोमेंटम, उसको हमने डिस्कस किया। एंड थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।